प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कम्युनलिज्म। पहला चुनौती जो था वो था कम्युनलिज्म, जिसके बारे में हमने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, समझने की कोशिश की और कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं, स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम कम्युनलिज्म को हमारे देश से हटा सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है कास्टिज्म, जिसे जातिवाद कहा जाता है। तो लेट्स सी। कास्ट हैव बीन एग्जिस्टिंग इन द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया सिंस इट्स बर्थ. Thus, we may say that India's social structure is based on casteism. Earlier, concept of casteism was different from what it is today. To fulfill the basic needs of society, the task-based communities were at the base of work division. According to early hypotheses, Varna system was based on 4 occupation. Dwelling arrangement and occupation were based on caste, as the base of occupation was source of income, and some castes were getting low income, so they remained poor economically. यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो जातिवाद था ये पुराने समय से चला आ रहा है हमारे समाज के ढांचे में, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। हमारे देश में जब कोई पैदा होता है तब से उस पर जो कास्ट है वो लग जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश का जो ढांचा है, सामाजिक स्ट्रक्चर जो है वो कास्ट पर आधारित है। पुराने ज़माने में कास्टिज्म की एक अलग ही धारणाएं थी, सोच थी, जो आज से काफ़ी अलग बताई जाती है। पुराने ज़माने में कास्ट पर ज़्यादा लोग लोड दिया करते थे, इसीलिए कह सकते हैं कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो समाज में तभी पूरी होती थी या किसी भी कम्युनिटी को उनके जात की वजह से कहीं ना कहीं उनके काम को विभाजित किया जाता था। पुराने ज़माने की जो हाइपोथीसिस थी, हाइपोथीसिस मीन्स जो अनुमान पर आधारित किए जाने वाला जो काम है, हाइपोथीसिस मीन्स अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, उसके आधार पर, या फिर वर्ण सिस्टम जो था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, ये 4 कम्युनिटी हमारे पुराने ज़माने से चली आ रही थी, उस पर ज़्यादा लोड दिया जाता था। उसके ऊपर से उनको 4 अलग अलग कामों में डिवाइड किया गया था। किस तरीके से वो किस धर्म से वो बिलोंग करते, किस जात से वो बिलोंग करते, उसी की वजह से उनका ऑक्यूपेशन भी फाइनलाइज, यानी उनका जो धंधा था, जो बिजनेस था, वो फाइनलाइज किया जाता था और उसी पर उनके रहने खाने की सुविधा भी आधारित होती थी। ऑक्यूपेशन जो था वो पुराने ज़माने से लेकर के अभी भी उनका सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है। कुछ ऐसे धर्म भी थे, जाति भी जो थे, जो उनके कास्ट की वजह से उनको जो पैसा मिलता था वो काफ़ी कम मिलता था, इसी वजह से वो आर्थिक तौर पर हमेशा कैसे दिखाए जाते थे, गरीब। यानी पुराने ज़माने की अगर हम सोच देखने जाएं तो पुराने ज़माने से वर्ण सिस्टम और अनुमान पर आधारित करके, अनुमान के अनुसार, अंदाज के अनुसार लोगों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट यानी जाति, जिसकी वजह से उनको काम में भी डिवाइड किया जाता था। जैसे ब्राह्मण लोगों को पूजा पाठ देने का काम, क्षत्रिय लोग जो थे वो लड़ाई वगैरह करने का काम करते थे, वैश्यास जो थी और शूद्र जो थे, ज़्यादातर शूद्रों को हम कह सकते हैं गुलाम बना करके या फिर एक लेबर बना करके काम करवाया जाता था, और वैश्यास जो थी वो एंटरटेनमेंट का एक स्रोत मानी जाती थी। तो ये ऐसे लोग जो थे, इनसे काम ज़्यादा करवाया जाता था लेकिन उनको पैसा कम दिया जाता था, और क्योंकि उनकी जाति ऐसी थी जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब के गरीब ही रह गए थे। Before the period of British rule, some communities were living isolated life in the regions where it was not easy to reach, like inaccessible forest and mountainous region. Social and cultural life of these communities was different from others. They had their own prominent culture and language. Because of living separately from generation to generation, people of these communities could not develop. As a result of it, their economic and social condition has remained backward. भारत में जब ब्रिटिश रूल आया नहीं था, उसके पहले भी कुछ ऐसे जाति के लोग थे, धर्म के लोग थे, जो अपने आप को एकांत में रखना पसंद करते थे। वो ऐसी जगह पे रहते थे जहाँ पर हमारे लिए पहुँचना आसान नहीं था, जंगलों में रहना या फिर पहाड़ियों पे रहना, जहाँ पर हमारे जैसे लोगों के लिए पहुँचना आसान नहीं था। तो उनका जो सामाजिक जीवन था और सांस्कृतिक जीवन जो था वो काफ़ी अलग था हमारे कंपैरिजन में। उनका खुद का एक अपना कल्चर था, संस्कृति था और भाषा थी, बोली थी, और वो खुद से दूसरों को सेपरेट यानी अलग करके रहना पसंद करते थे। जाति से जाति ये लोग अलग ही पाए जाते थे, यानी एक जाति के लोग, एक पीढ़ी के लोग दूसरी पीढ़ी के साथ रहना पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा अलग ही रहना पसंद करते थे, जिसकी वजह से ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाए, और परिणाम स्वरूप क्या आता है, इनकी आर्थिक लाइफ जो थी वो और सामाजिक जो कंडीशन थी वो पिछड़ी ही रह गई। यानी यहाँ पर हम आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। आज की डेट में भी आपको कुछ ऐसे एरियाज में ऐसे लोग नजर आएंगे जिनको आप देखोगे
तो आप ये सोचोगे कि इतने मॉडर्नाइज ज़माने में जहाँ पे टेक्नोलॉजी ने लोगों को इतनी ज़्यादा सुविधाएं देने का काम कर दिया है कि लोग बैठे बिठाए अपना सारा काम कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ना नहीं जाना पड़ता है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी जंगलों में रह करके अपना छोटा जीवन जीना पसंद करते हैं, मेहनती हैं, ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो है वो अभी भी पिछड़े हुए वर्ग में ऐड किए जाते हैं और जो कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पे भी बैकवर्ड माने जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, वीक एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो हमारे संविधान ने कुछ ऐसे कानून कायदे लाए हैं जिससे ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम, गरीब लोगों को प्रोटेक्ट करना काम, या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको आगे लाने का काम किया है। क्या क्या है, चलो देखते हैं। Many provisions have been made in the Constitution for the protection, welfare and progress of minorities, weaker section and backward classes. These constitutional provisions have been provided to protect their interest, to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून कायदे लाए गए हैं जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्ट, उनकी भलाई का काम और उनको आगे लाने का काम किया गया है, जिसमें माइनॉरिटी में आने वाले लोग हो गए, गरीब लोग हो गए और बैकवर्ड लोग हो गए, जो पिछले वर्ग के लोग हैं वो। हमारे देश में ऐसे संविधान में ऐसे कानून कायदे लाए गए हैं जिसकी वजह से उनको प्रोटेक्शन मिले, उनके साथ जो सामाजिक दुर्व्यवहार किया जाता है उसे हटाया जा सके, जिससे उनकी भलाई का और उनके प्रगति का काम किया जा सके। तो कुछ कदम उठाए गए हमारे संविधान में, कौन कौन से, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल द इंडियंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा भारतीय संविधान जो है, कानून जो है, वो हमें परमिशन देता है, हम सब एक है सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर। यानी अगर हमें किसी भी तरीके की जरूरत है तो हम ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि तुम बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हो तो तुम्हारे लिए समानता नहीं है। नहीं, ये भावना हमारे देश में हटा दी गई है जब से कानून कायदों में परिवर्तन लाया गया है, कानून कायदे बनाए गए हैं। According to the Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that the equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. हमारे भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, भले वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी जेंडर का हो, उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारे संविधान में इसके बारे में भी मेंशन आपको मिलेगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल मौका मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, अपने स्टेटस को आगे लाने का, और जो भी हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो सभी को इक्वली दी गई है, भले वो ST, SC, OBC किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। सबसे पहला वो क्या है, हमारे देश का एक नागरिक है। Moreover, the states are also given power so that they may discharge the duties as a welfare state. It can impose certain restrictions on certain fundamental rights in order to protect weaker and backward class of the society. सिर्फ इतना ही नहीं, हर स्टेट्स को एक स्पेशल पावर दी गई है। कैसी पावर दी गई है कि अगर वो चाहें तो बदलाव ला सकते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनके साथ किसी भी तरीके की नेगेटिविटी हो रही है तो उनको और ज़्यादा आगे लाने के लिए वो उन पे अपने कानून को कस सकते हैं। इससे क्या होगा, समाज में रहने वाले बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो और अच्छे तरीके से खुद को डेवलप कर पाएंगे। द राइट टू रिलीजन गिव्स फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स में एक इंपॉर्टेंट राइट आता है राइट टू रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाना। ये हमें आज़ादी देता है किसी भी धर्म को अपनाने से बिना किसी रुकावट के। The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker section and backward classes is to offer them equal opportunities, justice and status in the country. मुख्य उद्देश्य जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो माइनॉरिटीज में यानी ऐसे लोग जिनकी संख्या हमारे देश में कम है, जो गरीब वर्ग के बिलोंग करने वाले लोग हैं या पछात वर्ग के जो लोग हैं, इनको समानता के जो मौके हैं वो देना, न्याय देना और हमारे देश में रह करके उनका जो होदा है वो हमेशा मेंटेन रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है हमारे देश में लाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस का, हेल्प का। केयर इज टेकन फॉर दीज क्लासेस इन द 5 years प्लान्स ऑल्सो। हमारे देश में 5 साल का एक ऐसा प्लान भी चालू किया गया जिसमें इस तरीके के लोगों का देख रेख करने का काम भी किया जाता है। नाउ लेट्स सी द अनदर टॉपिक दैट इज माइनॉरिटीज, यानी माइनॉरिटीज किसे कहा जाता है और क्या क्या ऐसे
कदम उठाए गए हैं हमारे देश के कानून में, जिससे इन लोगों को आगे लाने का काम किया गया है। लेट्स सी। Minority is such a group of people which is not in majority with regard to religion or language within a certain region or regions. There is no specific definition for minority in the Indian Constitution. Generally, a group of people forming less than half of the total population of a region or a country can be called minority. The concept of minority is not restricted to any religion, language or region. Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. If a community is in majority in any region or in state's total population, it can be in minority at national level. Contrary to this, a group which is in minority in a state can be in majority at the national level. माइनॉरिटी किसे कहा जाता है? तो कुछ लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, जो क्या कहते हैं, जो मेजोरिटी में नहीं है, ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, जो धर्म से जुड़े हों या किसी बोली से जुड़े हों या किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हों, जगह पर रहते हों, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी नहीं है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन हमें हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलेगी, बट जनरली कहा जाता है ऐसे लोगों का समूह जो बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं देखने मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर रीजन में, यानी उस रीजन में अगर 50% भी नहीं है तो उनको हम माइनॉरिटी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुजरात में अगर 50% भी हिंदू नहीं है तो हम कह सकते हैं कि गुजरात के स्टेट में हिंदू कैसे हैं, माइनॉरिटी में है। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, वो किसी तरह से लिमिटेड नहीं है, भले वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो, बोली से जुड़ा हो या फिर जगह से जुड़ा हो। नेशनल लेवल पे अगर हम देखने जाए तो माइनॉरिटी किनको कहा जाता है? जो लोकल एरिया में, यानी रीजनल माइनॉरिटीज जो होती हैं वो स्टेट एरिया में थोड़ा अलग देखने को मिलेंगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल से नेशनल लेवल का जो माइनॉरिटी का आंकड़ा है वो अलग अलग देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में अगर हिंदू धर्म के लोग बियॉन्ड 50% हैं तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नेशनल लेवल पे भी 50% से ज़्यादा हैं, वो डिफ़र करेगा स्टेट से नेशनल लेवल पे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि माइनॉरिटी जो होती है वो स्टेट से नेशनल लेवल पे डिफ़र करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन समझा रही हूँ, अगर किसी धर्म के लोग किसी एक स्टेट में 50% है तो वो माइनॉरिटी में नहीं है, लेकिन लो देन 50% है तो स्टेट वाइज वो माइनॉरिटी में आएंगे। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर हम कंट्री वाइज देखने जाएं, नेशनल वाइज देखने जाएं, तो अगर हिंदू धर्म के लोग 50% भी नहीं है हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन से, तो हम ये कह सकते हैं कि वो माइनॉरिटी में है। इन इंडिया, माइनॉरिटी शेयर्स इक्वल राइट्स विद द मेजॉरिटी. Moreover, special provisions have been made in the constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. Like, हमारे देश में जो माइनॉरिटीज हैं वो इक्वल राइट शेयर करते हैं मेजोरिटी के साथ साथ, यानी ऐसा धर्म, फॉर एग्जांपल मैं सिख धर्म की बात करूं, सिख रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वो हक नहीं दिए जाएंगे जो मेजोरिटी ऑफ हमारे देश के जो क्या कह सकते हैं जो लोग हैं उनको मिल रहा है। हमारे संविधान में माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, उन सबको इक्वल राइट्स मिलता है, भले वो बोली से हो, धर्म से हो, संस्कृति से हो या लिपि से हो। जैसे कि अ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज़ बीन सेट अप फॉर द प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश में एक नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी बनाया गया है जो देख रेख करती है, लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, उनको हक को दिलवाने का काम करती है, उनकी भलाई का काम करती है और उनकी प्रोग्रेस का काम करती है। किनके प्रोग्रेस का? ऐसे लोग जो बहुत ही कम नंबर्स में हैं। द राइट टू रिलीजन especially to minorities assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. The law does permit forcefully religious conversion. Any educational institutions taking government grant cannot teach religious teachings. All religious communities have a right to acquire and maintain property for religious activity. राइट टू रिलीजन जो हमारा फंडामेंटल राइट है, खास करके वो माइनॉरिटीज के लिए अश्योर करता है कि वो अपनी इच्छा से अपने धर्म को बढ़ाने का काम कर सके, पर इसमें किसी भी तरीके का कानूनी दखलंदाजी नहीं दी जाती। मतलब कोई भी धर्म जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकता। जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं या
जो गवर्नमेंट जो है वो उनको किसी भी तरीके का ग्रांट यानी परमिशन नहीं दे सकती कि आप जाके रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करो या बढ़ाओ। हाँ, हमारे देश में जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको ये हक मिलता है कि उनको जो भी उनकी प्रॉपर्टी दी गई है उसको मेंटेन करके रखे, उनके होने वाले जो भी धार्मिक प्रोग्राम है उनको। यानी सिंपली मैं बोलूँ तो अगर मुझे किसी भी धर्म को आगे बढ़ाना है तो मैं फोर्सफुली उस चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि हमारे कानून में इसकी परमिशन नहीं है। बट यस, मैं लोगों को ये समझा सकती हूँ कि इस धर्म से आप जुड़ सकते हैं, लेकिन फोर्सफुली नहीं करवाया जा सकता। The minorities have the right to preserve their script and culture as per cultural and educational right. At any educational institution receiving government grants cannot refuse an admission on the basis of religion, race, caste, color or language. All the sections of the society have a right to retain and develop a language and script of their own choice, to establish and ruin educational institutions for the protection and growth of their culture. The state government provides facilities to get primary education in their मदर टंग टू द चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी। जो ये माइनॉरिटीज़ हैं यानी नेक्स्ट नंबर में जो भी जाति के लोग हैं उनके पास हक है अपने लिपि को प्रोटेक्ट करके रखने का, प्रिजर्व करके रखने का, उनकी संस्कृति को संभाल करके रखने का, और उसे हम इस कानून के तहत कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत फॉलो करवा सकते हैं। यानी माइनॉरिटी में जो भी लोग हैं वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के तहत अपनी संस्कृति को और अपनी लिपि को बचा के रख सकते हैं। कोई भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको गवर्नमेंट जो है ये परमिशन नहीं देती कि आप किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी जाति के ऊपर, कलर के ऊपर या भाषा के ऊपर एडमिशन देने से मना करें। यानी किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में अगर कोई भी व्यक्ति एडमिशन चाहता है तो वो इसके आधार पर कभी भी इग्नोर नहीं किया जाएगा कि उसका धर्म छोटा है या वो माइनॉरिटी से बिलोंग करता है। जितने भी समाज में सेक्शंस हैं उनको ये हक दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी लिपि को अपनी इच्छा से आगे बढ़ाएं और उसे और ज़्यादा फैलाएं, फूलें। यानी अपने ग्रोथ, अपने कल्चर को और ज़्यादा वो बढ़ाकर लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो भी लोगों के इंटरेस्ट के तौर पे, ना कि उनको फोर्सफुली। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको सुविधा देती है प्राइमरी एजुकेशन देने का, वो भी उनके लोकल लैंग्वेज में यानी मदर टंग में, जिससे क्या होगा कि माइनॉरिटी यानी पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं या कम अल्पसंख्यक जो हैं उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो माइनॉरिटीज़ के जो हैं, अल्पसंख्यक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ने का मौका नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून कायदे लाए गए हैं जिसमें राइट टू एजुकेशन, जो हर एक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है हमारे देश में, जो फंडामेंटल एक्ट का एक अहम हिस्सा माना जाता है, वो उस तक पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट अश्योर करवाती है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।